धन्यवाद। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैच फंड से रिलेटेड कुछ केस को देखा था। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के बारे में कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो क्या दिया हुआ रहेगा, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि सर जो भी पेमेंट में होगा वो पेमेंट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल और रिवेन्यू। तो रिवेन्यू को ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसी तरीके से रिसीव में कैपिटल रिसीव को ट्रांसफर नहीं करते, रिवेन्यू रिसीव को ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम लोग बात करने वाले हैं ये एडजस्टमेंट में, तो क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ रहेगा और आपको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग ये देखेंगे। तो मान लो कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, तो ये एंड कब होगा 31 मार्च 2019 को, डेट मीन्स 1 ईयर्स का अकाउंट। तो आपको पता है कि हम लोग जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो इस पीरियड के लिए, दैट मींस ओनली फॉर 1 ईयर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगले साल होगा फिर अगला साल का प्रिपेयर करेंगे, फिर अगले साल फिर अगले साल का प्रिपेयर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस पीरियड से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंस होगा उसको डील करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इस पीरियड में मैंने टोटल 20,000 सैलरी पे किया। कितना पे किया 20,000। और मैं ये बोल रहा हूं कि अभी भी 4,000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम लोग देखो पे कर रहे हैं 20,000, मगर अभी क्या बता रहे हैं कि 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हम पूरा इस पीरियड के लिए अगर हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो मैंने क्या बताया कि हम लोग जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो एक्यूरल बेसिस को फॉलो करते हैं। तो एक्यूरल बेसिस को फॉलो करेंगे, देखो 20,000 पे किए हैं और मुझे कितना पे करना है 4,000। तो टोटल इस ईयर का एक्सपेंस क्या होगा 24,000। तो दैट मींस इसे क्या करना चाहिए इसमें प्लस। अगर मैंने मान लो कि इस ईयर में कुछ ड्यू था और इसका पेमेंट हम इस ईयर में कर रहे हैं, मान लो कि इस ईयर में मैंने रेंट पे किया 5,000, मगर मैं ये बता रहा हूं कि इसमें से 1,000 प्रीवियस ईयर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस ईयर में मैंने एक्चुअल कितना रेंट पे किया सिर्फ 4,000, तो मुझे इस ईयर में से कितना मेंशन करना चाहिए 4,000। तो उसी के बेस से अगर आप कंसेप्चुअली वाइज देखोगे तो आउटस्टैंडिंग, तो देखो तो इस ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने इस ईयर में पेमेंट किया ना, तो सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था इसको माइनस। तो इसलिए जो भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसको माइनस करना है, ड्यूरिंग द ईयर को क्या करना है प्लस। इसी का रिवर्स प्रीपेड, अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है तो ओपनिंग को हम लोग क्या करेंगे प्लस, क्लोजिंग को क्या करेंगे माइनस। चलो इसे भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैंने इस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस पीरियड में टोटल जो रेंट है वो मैं पे कर रहा हूं 36,000। कितना पे कर रहा हूं 36,000। मगर इसमें एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग 6,000 2019 और 2020 के लिए पे किए हैं, दैट मीन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस ईयर का एक्चुअल में रेंट क्या होगा सिर्फ, तो देखो इस ईयर में मैंने इस ईयर का कितना पे किया 6,000, तो देखो टोटल 36,000 है, मगर ये नेक्स्ट ईयर के लिए 6,000 है, तो इस ईयर के लिए क्या होगा सिर्फ, तो माइनस कर देंगे। तो 30,000 मेरा जो करेक्ट आंसर वो निकल जाएगा। इसलिए जो ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर जो हम पे कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए उसको क्या करेंगे माइनस। उसी प्रकार से अगर मैंने इस ईयर में कुछ एडवांस इस ईयर के लिए दिया होगा तो इस ईयर का वो क्या होगा एक्चुअल में एक्सपेंस होगा। इसलिए सही करने के लिए क्या करेंगे, जो ओपनिंग है उसे हम लोग क्या कर देंगे प्लस, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन का। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई ओपनिंग में स्पोर्ट्स मटेरियल है, सपोज करो ओपनिंग में 5000, ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने परचेज किया स्पोर्ट्स मटेरियल सपोज करो 6000 का, तो आपके पास एंड ऑफ द ईयर कितने का मटेरियल बचना चाहिए? 11,000 का मटेरियल बचना चाहिए या नहीं? जैसे मैं मान लो कि 5000 का था, मैंने 6000 और परचेज किया, तो टोटल मटेरियल कितना बचना चाहिए मेरे पास? 11,000। मगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग, मतलब एंड में आपके पास सिर्फ 8,000 रुपया का मटेरियल बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3000 का मटेरियल हम लोग ड्यूरिंग द ईयर यूज किए, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अगर ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल हो, ड्यूरिंग द परचेज हो और क्लोजिंग स्टॉक हो, तो आप उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अगला टॉपिक है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो जैसे ही आपको मैं बात कर रहा हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो सर जो फिक्स एसेट्स का जो सेल है वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस नहीं होता है। हाँ, मगर इसमें जो लॉस क्रिएट होगा वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। तो जो बात ध्यान से सुनिए, जो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर में ट्रीटमेंट नहीं होगा, मगर जो लॉस क्रिएट होगा उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जैसे मान लो कि मेरा कॉस्ट प्राइस है 100, मैं कितने में सेल कर रहा हूं? 80 में। तो बताओ मुझे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना हुआ? 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज को मैं कहां लिखूंगा? एक्सपेंडिचर में। हाँ, इसका कोई ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा, क्योंकि ये सेल है, मगर ये क्या हुआ? एक लॉस क्रिएट हुआ है, इसलिए आप इसे कहां लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड्स में। तो बच्चे लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लॉस जो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, मगर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए केयरफुली समझिए, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है उसका कोई ट्रीटमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं होता है, मगर जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है इसमें जो लॉस क्रिएट होगा उसको कहां लिखना है? एक्सपेंडिचर में। तो ये 4 इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है एनपीओ चैप्टर के लिए। इसके अलावा और भी जो एडजस्टमेंट आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो हम लोग जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू हम लोग वहां पे ही वो सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखते चलेंगे।